हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर। और बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर हम बात करें एनसीईआरटी की बुक में, तो एनसीईआरटी की बुक में इस चैप्टर का नाम है बच्चों मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो ये चीज हम यहाँ आज पढ़ते हैं। तो किस तरीका से आप ये देखें जरा कि हमारा जो टॉपिक है आज का क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। तो यहां प्यारे बच्चों हम कंसीडर करके चलते हैं कि एक चार्ज है। चार्ज क्या है, क्यों, और वो चार्ज क्यों मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड बी में। तो इस चार्ज क्यू पर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा उसकी वैल्यू प्यारे बच्चों किसके इक्वल होगी। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ चार्ज के, यानी आपके पार्टिकल का जो भी चार्ज है, चार्ज की जो अमाउंट है, एक तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा पॉइंट अगर आप यहां पे देखते हैं, ये मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तीसरा मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है उसके वर्टिकल कंपोनेंट के, यानी कि v साइन थीटा के। ठीक है, अगर हम इन तीनों को एक साथ कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पर क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी वी साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे अगर ये प्रोपोर्शनल साइन हम रिमूव करें तो यहां एक कांस्टेंट होता है। अगर हम Q से लेकर के चलते हैं साइन थीटा, ठीक है, यहां K की वैल्यू क्या होती है, यहां K की वैल्यू आपकी 1 है। तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू बी वी साइन थीटा। आप इसको बेसिकली क्यू वी बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका मैग्नेटिक फोर्स जो किसी मूविंग चार्ज पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, मूव करेगा। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है आपका एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप इसको वेक्टर फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं। अब क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स है, आप इसे एफ एम भी लिख सकते हैं इसके सफिक्स में जनरली, क्योंकि हम इसे सिंपल एफ या फिर हम एफ एम, ये सफिक्स में हम एम लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, किस पर, मूविंग चार्ज पर। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस बनती हैं, तो कंडीशंस क्या हैं, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की, अगर फर्स्ट केस की हम बात करते हैं कि इफ v इज इक्वल टू 0, अगर हम आपसे ये कहा जाए कि कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में है तो क्या उस पर फोर्स अप्लाई होगा। आप यहां से देख सकते हैं बच्चों कि अगर v की वैल्यू 0 होगी तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0। यानी कि ये मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज पर अप्लाई होता है, रेस्ट चार्ज पर ये फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अगर हम सेकेंडरी पॉइंट की अगर बात करते हैं कि अगर आप ये लेकर के चलते हैं
कि थीटा की वैल्यू अगर क्या होगी 90 होगी, या थीटा आप ये लेकर के चले 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, यानी कि आपका जो मूविंग पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल मूव करे या फिर एंटी पैरेलल मूव करे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और कोई पार्टिकल जो इसमें मूव कर रहा है वो या तो इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाए, इस तरीका से एंट्री करे, या फिर इसके एंटी पैरेलल एंट्री करे। तो इन दोनों ही कंडीशंस में आप ये पाएंगे कि आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0 होगा। यानी कि व्हेन ए पार्टिकल मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, यानी मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो वहां पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। थर्ड पॉइंट अगर आप देखते हैं, थर्ड पॉइंट में क्या है कि भाई अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो इस कंडीशन में आपका फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो आप बेसिकली एक चीज समझ गए होंगे कि व्हेन ए पार्टिकल मूव अलोंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। तो इस पर क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स आपका अप्लाई होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्यारे बच्चों की इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आप यहां से निकाल लेंगे फॉर्मूले से। अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास दो लॉ हैं। एक तो है हमारे पास फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और एक है हमारे पास राइट हैंड पाम रूल। अब ये क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताता है, आप इसे याद रख सकते हैं प्यारे बच्चों, फादर मदर चाइल्ड से आप इसको याद रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर ये हमारी फोर फिंगर, ठीक है, ये हमारी फोर फिंगर अगर इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मिडिल फिंगर इंडिकेट करती है किसको, करंट की डायरेक्शन, तो हमारा ये जो थंब है ये मैग्नेटिक फोर्स, अब यहां करंट से आप इस मोशन को ले सकते हैं, तो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर हमारी ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, मिडिल फिंगर हमारी उसके मोशन को, ठीक है, रिप्रेजेंट करती है, तो हमारा जो थंब होगा लेफ्ट हैंड का वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी तरीका से आप अगर देखते हैं राइट हैंड पाम रूल, तो अगर हम अपने इस राइट हैंड को इस तरीका से स्ट्रेच करके ऐसे फैलाते हैं तो आप ये देखें कि यहां पर ये जो हमारी फिंगर हैं, अगर ये फिंगर इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, कि फिंगर्स, अगर हमारी हाथ की फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और हमारा ये जो थंब है ये इंडिकेट करे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को, ठीक है, तो ये हथेली से ऊपर की तरफ ये परपेंडिकुलरली ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली अगर आपको किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पर अप्लाई होने वाले फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आप दो लॉ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कौन सा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल। अब हम चलते हैं इसके आगे, नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है इसमें छोटा सा बच्चों, लॉरेंज फोर्स का। ये लॉरेंज फोर्स क्या है जी, अगर हम लॉरेंज फोर्स की बात करते हैं तो लॉरेंज फोर्स क्या है, बेसिकली लॉरेंज ने क्या बताया था कि भाई अगर आप ये भी एक टाइप का फोर्स है जो किसी मूविंग पार्टिकल पे लगेगा, लेकिन अगर वहां पर दोनों फील्ड आपके प्रेजेंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यानी कि अगर आपका पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और वहां पे दोनों फील्ड अवेलेबल हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो टोटल फोर्स होगा उस पार्टिकल पर, उस फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स। तो ये लॉरेंज फोर्स किसके इक्वल होगा, ये इक्वल आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस आपका मैग्नेटिक फोर्स। अब जनरली हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, क्यू डॉट ई, तो आप इसको लिख सकते हैं क्यू ई वेक्टर और मैग्नेटिक फोर्स को क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
ठीक है, यहां से आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू क्यू, अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आ गया भैया आपका लॉरेंज फोर्स। क्या आ गया जी? लॉरेंज फोर्स। यानी बेसिकली लॉरेंज फोर्स कुछ नहीं है, किसी मूविंग चार्ज पर अप्लाई होने वाला फोर्स ही है, लेकिन अगर वो चार्ज आपका बोथ फील्ड में मूव करता है, यानी कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो ये अप्लाई होने वाला फोर्स आपका क्या होगा? लॉरेंज फोर्स होगा। इसके आगे अगर हम देखते हैं कि वर्क डन बाय ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, कि अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसका मैग्नेटिक फोर्स वहां कितना वर्क डन लगाएगा, क्या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई वर्क डन होगा? अगर हम ये कैलकुलेट करके देखें तो किस टाइप से हम इसे करेंगे? अगर हम यहाँ पे ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि भाई वर्क डन बाय ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, वर्क डन बाय ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, तो यहां अगर हम वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन के लिए हमें ये पता है कि भाई यहाँ जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके? वेलोसिटी कंपोनेंट की। अब 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो है 0। और हमें यह भी पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या होता है, जो कंडक्ट होता है या जो अप्लाई होता है वो हमेशा नॉर्मली होता है। तो यानी कि आपका एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्या होगा? 0। यानी कि जब मैग्नेटिक फोर्स आपके मोशन के परपेंडिकुलर काम करता है तो आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अब अगर आप इस एफ वेक्टर की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें तो एफ वेक्टर की जगह तो आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स है, आप ये भी लिख सकते हैं, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि भाई एफ की जगह क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और आपका डॉट वी वेक्टर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, लेकिन हमें बेसिकली इसी से काम चलेगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इक्वल टू क्या होता है? बेसिकली एम ए, एफ वेक्टर इक्वल टू एम ए वेक्टर। तो एम ए वेक्टर की जगह आप क्या लिख सकते हो? डीवी वेक्टर अपॉन डी टी लिख सकते हैं बेसिकली। और अगर इस चीज को मैं यहां पुट करता हूं एफ वेक्टर की जगह तो आपका क्या होगा कि एम डीवी वेक्टर अपॉन डी टी डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एम डी बाई डी टी वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अब वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर तो क्या होता है? 0। तो आपका एम डी बाई डी टी आप इसे वी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पे हम इसको कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि डी बाई डी टी एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां अगर आप ये देखते हैं कि अगर आप इसको इस टाइप से लिखना चाहते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई आप ऊपर कर लें, 2 से नीचे कर सकते हैं। तो 1/2mv² तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो मल्टीप्लाई वाला 2 अगर आप बाहर रखें तो डी बाई डी टी और यहाँ पे आ गया आपका ½ mv², और ½ mv² आपका काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ये मल्टीप्लाई का 2 अगर आप इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो डी बाई डी टी और ये आपका के, यहाँ के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का इंटीग्रेशन अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया
कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। क्या है जी, कांस्टेंट। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का अगर टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और वो अगर जीरो आता है तो भाई इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आप यहां प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो इसमें चेंजिंग होगी ही नहीं, क्या रहेगी, जीरो। तो इस चीज से क्या स्पष्ट हो गया है, ये आपको क्लियर एकदम से हो गया होगा कि भाई किसी भी मैग्नेटिक फोर्स पर, यानी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आपके किसी चार्ज पार्टिकल पर कोई भी वर्क डन नहीं किया जाता है। तो अगर आप यहाँ वर्क डन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो आपका वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों, जीरो रहेगा। ठीक है, इसी के साथ अगर हम आगे देखते हैं एक और टॉपिक, अगर हम देखें कि भाई अगर हम मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स भी हम किस पर निकाल रहे हैं, एक स्ट्रेट कंडक्टर पे, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि भाई फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप ये फोर्स देखते हैं तो अगर हम ये मान करके चले कि हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, क्योंकि जनरली इसका डेरिवेशन नहीं है बच्चों, सिर्फ इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि डेरिवेशन इसका हमारे अब सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखें कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर पर कितना मैग्नेटिक फोर्स आपका, यानी कितना फोर्स आपका अप्लाई होगा, तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ क्या है, एल है। क्या लेंथ है जी इसकी, एल। तो इस पर जो अप्लाई होने वाला फोर्स है, अगर आप ये फोर्स की बात करते हैं कि हम ये माने कि कोई कंडक्टर हमारे पास है जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है जी वो क्या है, आई। ठीक है, क्या कितनी करंट फ्लो हो रही है जी, आई करंट फ्लो हो रही है। तो इस पर अप्लाई होने वाला जो फोर्स होगा वो F इक्वल टू होगा आई एल बी साइन थीटा। ये इस कंडक्टर पर अप्लाई होने वाला आपका फोर्स होगा। यानी कि अगर आप क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर, तो ये आपका होगा आई एल बी साइन थीटा। इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई और एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप इसको इस टाइप से वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बेसिकली वेक्टर फॉर्म में आपसे पूछा जाता है तो आप ये बता देंगे। यहां आप देख ही पा रहे होंगे कि यहां ये जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है जी, परपेंडिकुलर एक्ट करता है। ठीक है, किसके, एल वेक्टर एंड बी वेक्टर यानी कि। ठीक है, आगे अगर हम देखें इसमें एक है कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, कि अगर ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस वाले में करंट फ्लो हो रही है I1 और यहाँ करंट फ्लो हो रहा है I2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है अगर R। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमें फोर्स निकालना है और हम इनकी जितनी लेंथ पे फोर्स निकालना चाह रहे हैं उस लेंथ को अगर हम कंसीडर कर लें L, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा F अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई और I1 I2 अपॉन R। यहाँ पे ये आपका फोर्स अप्लाई होगा। अगर इसमें अब ये देखा जाए कि दोनों कंडक्टर्स के बीच में ये जो अप्लाई होने वाला फोर्स है वो अट्रैक्शन का कब होगा और रिपल्शन का कब होगा, तो अगर
दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स होगा हमारा अट्रैक्शन का। और अगर इन वायर्स में करंट क्या है, अपोजिट, यानी कि अगर एक वायर में अपसाइड और एक वायर में डाउन साइड, तो यहाँ पे फोर्स होगा रिपल्सिव। कैसा फोर्स होगा जी, रिपल्सिव। यहाँ पे कैसा होगा, अट्रैक्टिव। ठीक है, बेसिकली क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं बेसिकली, तो इसीलिए ज्यादा डिटेल में आपको ये करने की इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को और एक टॉर्क, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर पर कितना टॉर्क अप्लाई होगा। धन्यवाद।